हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम मध्यकालीन शिक्षा के बारे में पढ़ेंगे। पिछली दो वीडियो में हमने वैदिक कालीन शिक्षा और बौद्धकालीन शिक्षा के बारे में पढ़ा है। अब हम मध्यकालीन शिक्षा के बारे में पढ़ेंगे, जिसको इस्लामिक शिक्षा भी कहा जा सकता है, क्योंकि मध्यकाल में सबसे ज़्यादा मुस्लिम धर्म का प्रचलन रहा है। तो हम आज इस वीडियो में मध्यकालीन शिक्षा के उद्देश्य, शिक्षा व्यवस्था, शिक्षा केंद्र, पाठ्यक्रम और शिक्षण विधि के बारे में देखेंगे। ठीक है। मध्यकालीन शिक्षा में क्या था कि सबसे पहले वैदिक काल में हिंदू धर्म था, फिर बौद्ध धर्म का आविर्भाव हुआ हमारे देश भारत में। तो फिर उसमें क्या है कि फिर बौद्धकालीन उसके हिसाब से शिक्षा चली। मध्यकाल में फिर हमारे देश में विदेशी आक्रांताओं के चलते इस्लाम धर्म का आगमन हुआ, जो 12वीं शताब्दी से लेकर 18वीं शताब्दी तक की अवधि तक चला। इस काल को हम मध्यकाल अथवा मुस्लिम काल कह सकते हैं। ठीक है। भारतीय सभ्यता, संस्कृति और समृद्धि हमेशा से ही विदेशी आक्रांताओं के लिए आकर्षण का केंद्र रही है। जैसे मुस्लिम धर्म आया, इस्लाम धर्म आया मध्यकाल में, फिर उसके बाद में अंग्रेज आ जाते हैं, तो ब्रिटिश अंग्रेज़ों का काल आ जाता है, अंग्रेजी शिक्षा का आविर्भाव हो जाता है। उससे पहले चलता है इस्लाम का। ठीक है। उससे पहले बौद्ध काल में बौद्ध धर्म का, और उससे पहले सबसे पहले वैदिक काल में वैदिक धर्म का, हिंदू धर्म का। तो ईसा की 8वीं सदी इस्लाम के आक्रमण की सदी कही जाती है। इन विदेशी शासकों के साथ उनकी परंपरा व संस्कृति का भी आगमन हुआ, जिससे तत्कालीन शिक्षा भी प्रभावित हुई। सीधी बात है, जब जिनका राज चलेगा वो अपने हिसाब से शिक्षा प्रणाली चलाएंगे, जैसा उनके राज्य में, जैसे उनके धर्म में, संस्कृति में, सभ्यता में, परंपरा में जो प्रचलन होता है, वो अपने प्रचलन के अनुसार शिक्षा व्यवस्था कर लेते हैं। मुस्लिम आक्रांताओं ने हिंदू शिक्षा केंद्रों को तोड़कर वहाँ मदरसे, मकबरे व मस्जिदें बना दी। आपने सुना होगा कि नालंदा विश्वविद्यालय में एक इतनी बड़ी लाइब्रेरी थी जिसमें मुस्लिम आक्रांताओं ने आग लगा दी थी, जिसमें हिंदू साहित्य जल गया था और महीनों तक आग नहीं बुझी थी। इतनी बड़ी लाइब्रेरी थी। उन्होंने हिंदू धर्म के जो वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली या बौद्ध धर्म के जो कुछ भी लाइब्रेरी वगैरह और जो बुक थी, सबको नष्ट विनष्ट किया, उनके शिक्षा केंद्रों को नष्ट किया और वहाँ पर तोड़कर मदरसे, मकबरे और मस्जिद बना दी, और फिर अपने मुस्लिम धर्म की पढ़ाई शुरू की। प्रशासनिक कार्यों में फारसी भाषा का दखल शुरू हुआ है। यहाँ पे उन्होंने अपनी भाषा शुरू की, तो अपने भाषा के ही कर्मचारी, यानी फारसी भाषा के ही कर्मचारी रखे प्रशासनिक में। राज्य में जो भी राज्य भाषा रखी फारसी। फलस्वरूप संस्कृत शिक्षा और बौद्ध शिक्षा लगभग समाप्त हो गई। इन्होंने संस्कृत शिक्षा और बौद्ध शिक्षा को ख़त्म ही कर दिया लगभग। ठीक है। सभी धर्मों की तरह इस्लाम धर्म में भी शिक्षा का विशेष महत्व था। देखो, धर्म कोई भी हो, संस्कृति कोई भी हो, शिक्षा के तौर तरीके अलग हो सकते हैं, लेकिन शिक्षा का महत्व बहुत बहुत रहा है। हर एक धर्म में रहा है शिक्षा का महत्व। तो मोहम्मद साहब कौन थे? पैगंबर मोहम्मद साहब, ये इस्लाम धर्म के संस्थापक थे। इस्लाम धर्म के पैगंबर मोहम्मद साहब, वो कहा करते थे, दान में सोना देने की अपेक्षा अपने बच्चे की शिक्षा देना श्रेष्ठ है। दान में सोना देने की अपेक्षा अपने बच्चों को शिक्षा देना श्रेष्ठ है। तो आप सोचिए, इससे कितना महत्व प्रदर्शित होता है कि दान में सोना ना दें, पर अपने बच्चे को शिक्षा जरूर दें। ठीक है। मुगलों की भारत विजय ने शिक्षा में आए ठहराव को गति दी। जैसा चल रहा था बौद्ध धर्म की शिक्षा, वो चल रही थी, एक ठहर सी गई थी, फिक्स था मैटर।
लेकिन इन्होंने गति दी, शिक्षा का पैटर्न ही बिल्कुल बदल दिया। बाबर से लेकर औरंगजेब तक ने देश के कोने कोने में शिक्षा का प्रकाश पहुंचाया, जिससे सुदृढ़ शिक्षा नीति का निर्माण हुआ। इनका पूरे देश में राज था, तो पूरे देश में ही नई शिक्षा नीति का निर्माण हुआ। बाबर ने अरबी, फारसी, तुर्की भाषा के विकास में योगदान दिया। उसने शोहरत-ए-आम विभाग की स्थापना की। बाबर जब आए तो उन्होंने इतनी सारी चीज़ों का योगदान दिया, ठीक है। हुमायूं को पुस्तकालय से प्रेम था, इन्होंने पुस्तकालय ऐड करना शुरू कर दिए। अकबर के सिंहासन रूढ़ होने के साथ ही शिक्षा व्यवस्था का एक नवीन युग में प्रवेश हुआ। जैसे जैसे शासक बदलते गए वैसे वैसे शिक्षा अपडेट होती चली गई। उन्होंने आगरा को शिक्षा का मुख्य केंद्र बनाया, क्योंकि अकबर के शासन में जो राजधानी थी वो आगरा थी, तो फिर उन्होंने आगरा को ही शिक्षा का मुख्य केंद्र बनाया। उद्देश्य था, मुस्लिम शिक्षा का सर्वप्रमुख उद्देश्य इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार था। मुस्लिम धर्म में जो शिक्षा होती थी उसका सबसे मुख्य उद्देश्य होता था इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार। ये तो लगभग ऐसा ही रहा है, बौद्ध धर्म के अगर पढ़ा रहे हैं तो बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार, इस्लाम धर्म के पढ़ा रहे हैं तो इस्लाम धर्म का, जब ब्रिटिशर्स आ जाते हैं तो वो इंग्लिश का प्रचार प्रसार करते हैं। मोहम्मद साहब के अनुसार माँ बाप द्वारा बच्चों को दी जाने वाली भेंटों में उदार शिक्षा की भेंट सर्वोत्तम है। विद्यार्थियों के कलम की स्याही शहीद के खून से अधिक पवित्र है। इस्लाम धर्म में उदार बनाना, बच्चों को उदार बनने की शिक्षा देना सर्वोत्तम भेंट मानी गई है। मुस्लिम कालीन शिक्षा के उद्देश्य, मुस्लिम श्रेष्ठता की स्थापना, ज्ञान का प्रसार, इस्लाम धर्म संस्कृति का प्रचार प्रसार, सांसारिक ऐश्वर्य की प्राप्ति, नैतिक व चारित्रिक विकास। सांसारिक ऐश्वर्य की प्राप्ति, पिछली दो प्रणाली जो थी शिक्षा की प्रणाली, बौद्धकालीन और वैदिक कालीन, उसमें सांसारिक ऐश्वर्य को हटा दिया गया है कि ये भोग नहीं करना, वो भोग नहीं करना, लेकिन मैंने इसमें देखा है मुस्लिम कालीन शिक्षा में ये ऐड किया गया है और संस्कृति और धर्म का प्रचार प्रसार सबका रहा है। शिक्षा व्यवस्था क्या थी? शिक्षा व्यवस्था के लिए द्विस्तरीय शिक्षण संस्थान, मकतब व मदरसा थे। तो जब 4 वर्ष 4 माह 4 दिन का बालक हो जाता था तो उसकी बिस्मिल्लाह रस्म कराकर उसे मकतब में प्रवेश देते थे। मकतब में प्रवेश मतलब प्राथमिक शिक्षा। बिस्मिल्लाह का अर्थ होता है अल्लाह के नाम पर। मौलवी द्वारा उच्चारित कुरान की आयतों को बालक द्वारा दोहराना, आयतों का उच्चारण न करवाने पर बिस्मिल्लाह शब्द कहना ही पर्याप्त होता था। अगर कोई नहीं बोल पा रहा है, छोटा बालक है, 4 साल 4 माह का बालक कितना बड़ा होता है, तो उसे सिर्फ बिस्मिल्लाह ही बोल देना काफ़ी होता था। इसी के साथ उसका एडमिशन हो जाता था मकतब में, और फिर उच्च शिक्षा के लिए मदरसे में पढ़ने जाते थे। मकतब अरबी भाषा के कुतुब से बना है, जिसका अर्थ होता है उसने लिखा। अतः मकतब वह स्थान था जहाँ पढ़ना लिखना सिखाया जाता था। मकतब प्राथमिक शिक्षा के केंद्र थे जो किसी न किसी मस्जिद से संबंध होते थे। ये आज भी चलते हैं मस्जिद में, तथा एक शिक्षकीय होते थे जो मस्जिद के मौलवी साहब होते हैं, वो छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं। मदरसा अरबी भाषा के दरस से बना है, जिसका अर्थ होता है भाषण देना। मदरसा उच्च शिक्षा के केंद्र थे जो प्रायः राजधानियों व मुस्लिम बाहुल्य बड़े बड़े नगरों में स्थापित किए गए थे। यानी कि यूनिवर्सिटी समझ लो, इन्हें प्राथमिक शिक्षा केंद्र समझ लो। तो ये बड़े शिक्षा केंद्र होते थे, ठीक है। मुस्लिम शिक्षा केंद्र कहाँ कहाँ थे और कौन से माने जाते थे? मकतब होता था प्राथमिक शिक्षा केंद्र, मदरसा उच्च शिक्षा केंद्र, ठीक है। प्राथमिक शिक्षा कहाँ होती थी? खानका, दरगाह। उच्च शिक्षा केंद्र में आते थे फारसी स्कूल, अरबी स्कूल। धार्मिक शिक्षा केंद्र में कुरान स्कूल, फारसी कुरान स्कूल, यानी ये बटे हुए
थे, अलग अलग लेवल की शिक्षा, अलग अलग जगह। शिक्षा केंद्र मुख्य थे, कुछ प्रमुख शिक्षा केंद्र जैसे लखनऊ में, फिरोजाबाद में, आगरा, मालवा, बीदर, फतेहपुर सीकरी, बदायूं, दिल्ली। ये तो मेन थे, बड़ी यूनिवर्सिटी मान के चलो इन्हें, ठीक है। कुछ अन्य शिक्षा केंद्र जैसे जौनपुर, लाहौर, अजमेर, बीजापुर, गोलकुंडा, जालंधर व मुल्तान आदि थे, यानी पूरे देश में इनके शिक्षा केंद्र थे। पाठ्यक्रम क्या होता था मुस्लिम शिक्षा का, मध्यकालीन शिक्षा का? प्राथमिक शिक्षा का सिलेबस होता था उच्चारण, लेख, लिपि ज्ञान, अरबी फारसी की कविताएं, कुरान शरीफ की आयतें रटना, जीवनियाँ, अंकगणित, पत्र लेखन आदि। ये तो आते थे मैं प्राथमिक शिक्षा में। और उच्च शिक्षा में 2 भाग होते थे, एक लौकिक और एक धार्मिक। लौकिक में अरबी फारसी भाषा व साहित्य पढ़ाया जाता था, अंकगणित, ज्यामितीय, इतिहास, भूगोल आदि, इस्लामी कानून, यूनानी चिकित्सा। देखो सारी चीज़ें, अंकगणित, ज्यामिति, इतिहास, भूगोल, चिकित्सा। और धार्मिक में कुरान शरीफ, इस्लामी साहित्य, इस्लामी इतिहास, सूफी साहित्य, शरीयत, ठीक है। तो ये था सिलेबस इस्लाम धर्म या मध्यकालीन शिक्षा का। शिक्षण विधि कौन सी होती थी? मुस्लिम कालीन शिक्षा अधिकांशतः मौखिक थी, पिछली भी मौखिक ही थी लगभग। इसमें रटने पर बल दिया जाता था। इसके अतिरिक्त भिन्न भिन्न विषयों के शिक्षण हेतु भिन्न भिन्न शिक्षण विधियाँ प्रयोग की जाती थीं, जिनमें कुछ मुख्य निम्नवत हैं। शिक्षक को बोलते थे उस्ताद और छात्र को बोलते थे शागिर्द, जो आज भी काफ़ी फेमस है, जैसे बोलते हैं ना उस्ताद जी, ठीक है। तो शिक्षण विधि थी अनुकरण विधि, अभ्यास विधि, व्याख्यान विधि, तर्क विधि, स्वाध्याय विधि, प्रश्नोत्तरी विधि, ठीक है, जो इनमें से सारी आज भी हैं लगभग। उपाधियाँ दी जाती थीं। इस्लाम धर्म में विशेष योग्यता प्राप्त करने पर आमिल की उपाधि दी जाती थी। तर्क और दर्शन शास्त्र में विशेष योग्यता होने पर फाजिल की। अरबी फारसी साहित्य में विशेष योग्यता, शासन में उच्च पदों पर नियुक्ति तो काबिल बोलते हैं ना, काबिल मतलब होशियार, तो काबिल यह उपाधि होती थी इस्लामिक शिक्षा यानी मध्यकालीन शिक्षा में, ठीक है, समझ गए। स्त्री शिक्षा, अब देखो स्त्री शिक्षा कैसी थी मध्यकालीन शिक्षा में। मुस्लिम शासन के दौरान नारी शिक्षा का विकास काफ़ी कम हो सका था। महिलाओं के लिए शिक्षा के दरवाजे जनसाधारण तक तो कम थे। केवल शाही घराने की कुलीन वर्गों की बालिकाएं शिक्षा सुविधा का लाभ उठा पाती थीं। अब आपने देख लिया यहाँ पे शाही घराने व कुलीन वर्गों की बालिकाएं, पिछली 2 वीडियो में जो मैंने बताया वैदिक कालीन और बौद्ध कालीन, उसमें भी सेम कंडीशन है और इसमें भी सेम कंडीशन है। जो पैसे वाले हैं, बड़े घराने हैं, वो तो उनकी तो लड़कियों को पढ़ाई का अवसर मिलता था, बाकी के सारे ऐसे ही छूट जाते थे। मकतब में लड़के लड़कियों दोनों को प्रवेश मिलता था, ये अच्छी बात है इस्लामिक धर्म की। परंतु उच्च शिक्षा में केवल लड़कों को प्रवेश मिलता था, यहाँ पर लड़कियाँ पीछे छोड़ दी। मुस्लिम शासक अपने यहाँ हरम में बालिका शिक्षा की व्यवस्था करते थे। हरम होता है रनिवास, जैसे हिंदू धर्म में जहाँ रानियाँ रहती हैं वहाँ पर रनिवास बोला जाता है, उसी तरह जहाँ मुग़ल शासकों की बेगमें रहती थीं उन्हें हरम बोला जाता था। तो उन्हें पढ़ाने के लिए, लड़कियों को पढ़ाने के लिए वहीं पर उनकी पढ़ाई की व्यवस्था, यानी ये समझ लो कि घर पर ही ट्यूशन दिलवाया जाता था। तुर्क अफ़गान काल में शहजादियों को व्यक्तिगत रूप से शिक्षा देने का प्रबंध था। व्यक्तिगत शिक्षा के फलतः रजिया, गुलबदन बेगम, जहाँ आरा, जेबुन्निसा, नूरजहाँ, मुमताज़ आदि विदुषी महिलाएं इतिहास में प्रतिष्ठित हो सकी। यानी व्यक्तिगत शिक्षा का भी चलन था लड़कियों के लिए, ताकि उन्हें मदरसा तो जाना ना पड़े, घर बैठे ही पढ़ लें, प्राइवेट एजुकेशन। बाबर की पुत्री गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा लिखा, जो एक श्रेष्ठ ऐतिहासिक ग्रंथ कहा जाता है, जो ज़्यादातर प्रश्नों में भी पूछा जाता है हुमायूंनामा किसने लिखा, तो गुलबदन बेगम ने। ये इसका प्रूफ ये है कि कुछ लड़कियों को तो इस्लाम धर्म में
या मध्यकालीन में शिक्षा में शिक्षा प्राप्त करने का अच्छा अवसर मिला था। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।